नमस्कार विद्यार्थियों। शुक्र की शुक्र नीति सार के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। कल हमने शुक्र नीति सार के बारे में जो अध्ययन किया था, प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित अध्ययन किया था। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो पदाधिकारी थे, उनकी क्या योग्यताएं हैं, उनके क्या कार्य हैं, उन सब का हमने कल अध्ययन किया था। आज प्रशासनिक संगठन के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी हैं और जो पदाधिकारियों के अंतर्गत लगे हुए विभिन्न जो कार्मिक है, उनका हम अध्ययन करेंगे। जो कार्मिक है, जो कर्मचारी है, उनको क्या सुविधाएं हो, क्या उनकी योग्यता हो, उन सब के बारे में भी शुक्र नीति सार में विस्तृत वर्णन हमें उस जमाने में भी देखने को मिलता है। विभिन्न प्रकार के जो अधिकारी हैं, उनके अंतर्गत जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें प्रशासनिक जो संगठन है, प्रशासनिक संगठन को जैसे उसने प्रकृति की संज्ञा दी है, और शुक्र ने प्रशासनिक संगठन को एक बहुस्तरीय प्रक्रिया माना है। और उस प्रशासनिक संगठन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो विभाग है, उनका उल्लेख इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। जैसे अश्व विभाग, अस्थि विभाग, रथ विभाग, पाक विभाग, उद्यान विभाग, देव सेवा विभाग, सेना विभाग, आय व्यय विभाग, शुल्क विभाग, कर विभाग, शिक्षा विभाग, ये विभिन्न प्रकार के विभागों का जहां उल्लेख शुक्र नीति सार में मिलता है। और इन विभागों का जो प्रमुख अधिकारी है, वो अध्यक्ष माना गया है। ये केंद्रीय स्तर पर है। यही जो अधिकारी है, उनका जो रूप है वो नगर के स्तर पर और ग्राम के स्तर पर भी इस तरह के अधिकारी का उल्लेख शुक्र नीति सार में मिलता है। जैसे जो अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, अश्व शिक्षक, अश्व सेवक, अश्व संरक्षक, अश्व रक्षक, हस्ती सेवक, हस्ती अध्यक्ष, रथाध्यक्ष, सेना अध्यक्ष, सहस्त्र अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, पाक अध्यक्ष, उद्यान अध्यक्ष, देवसेना अध्यक्ष, शुल्क अध्यक्ष, इस तरह के द्वारपाल, भागहर, ये जो अधिकारी है, इन पर अधिकारियों का उल्लेख या कार्मिकों का उल्लेख, कर्मचारियों का उल्लेख शुक्र नीति सार के अंतर्गत देखने को मिलता है। सेकंड, इसके अंतर्गत न सिर्फ इन राज्य कर्मचारियों का उल्लेख शुक्र नीति सार में है, बल्कि शुक्र नीति सार के अंतर्गत जो इन राज्य कर्मचारियों की जो आचार संहिता है, उसके बारे में भी उल्लेख किया गया है। आचार संहिता के लिए प्रमुख रूप से 3 गुण आवश्यक माने हैं। उसके अंतर्गत उसने माना है सत्यभाषी होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए और परोपकारी होना चाहिए। ये 3 प्रमुख गुण राज्य कर्मचारियों के अंतर्गत होने चाहिए। सत्यवादी, आज्ञाकारी और परोपकारी, इन 3 गुणों से संपन्न व्यक्तियों को ही राज्य कर्मचारियों के रूप में नियुक्त करने के लिए शुक्र नीति सार के अंतर्गत कहा गया है। इसके अलावा शुक्र नीति सार के अंतर्गत और भी गुणों का उल्लेख राज्य कर्मचारियों के लिए माना गया है, जिसे उसने आचार संहिता कहा है। जैसे राज्य कर्मचारियों को मितभाषी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, अहंकार रहित होना चाहिए। अपनी शक्ति का जो अहंकार है, वो इन अधिकारियों को नहीं होना चाहिए, अहंकार रहित होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, दूसरों का सम्मान करने वाला होना चाहिए, और जितना वेतन उन्हें मिले उस वेतन से संतुष्ट रहने वाले होने चाहिए, साहसिक होने चाहिए, गोपनीयता की प्रवृत्ति होनी चाहिए। यदि इन कर्मचारियों के जो अधिकारी हैं, इनके ऊपर के जो अधिकारी है, यानी कि इनके जो स्वामी है या अध्यक्ष है, उनके किसी दुर्गुण का पता यदि उन्हें लगता है, तो वो दुर्गुण सार्वजनिक रूप से नहीं करके वो उसी के साथ उसकी चर्चा करने वाले होने चाहिए। इस प्रकार विभिन्न कथनी और करनी में समान होने चाहिए, आलस्य रहित होने चाहिए, मेहनती होने चाहिए। इन विभिन्न प्रकार के गुणों से संपन्न व्यक्तियों को ही राज्य कर्मचारी बनाने के लिए शुक्र ने कहा है। और जो व्यक्ति इन आचार संहिता के ऊपर फिट बैठते हैं, मतलब इन आचारों का पालन करने वाले हैं, तो उन आधारों पर राज्य कर्मचारियों को 2 भागों में विभाजित किया है।
जो इन सारी आचार संहिताओं में युक्त है या इन सारी गुणों से युक्त है, ऐसे राज्य कर्मचारियों को श्रेष्ठ कहा है। और जो राज्य कर्मचारी इन गुणों से रहित है उनको निकृष्ट कहा है। और उसके लिए उस तरह की व्यवस्था भी शुक्र नीति के अंतर्गत देखने को मिलती है। इसके अलावा आचार संहिता के अलावा उस जमाने में भी शुक्र ने राज्य कर्मचारियों के लिए वेतन, वेतनमान और वेतन वृद्धि, इन सब का उल्लेख शुक्र नीति सार में हमें व्यवस्थित रूप से देखने को मिलता है। वेतन का निर्धारण करते हुए शुक्र ये कहते हैं कि 3 चीजें ध्यान में रखी जानी चाहिए। कर्मचारी का कार्य कैसा है और उसका समय कैसा है, और इन दोनों का मिला जुला रूप कार्यकरण, इनके आधार पर वेतन निर्धारित होना चाहिए। कार्य के आधार पर और कार्य को पूर्ण करने की अवधि के आधार पर, और कार्य को पूर्ण करने की अवधि कितनी शीघ्र है या विलंब पूर्वक कार्य पूर्ण हो रहा है, उसके आधार पर वेतन निर्धारित होना चाहिए। वेतन की 4 श्रेणियां शुक्र ने निर्धारित की है: श्रेष्ठ, मध्य, सम और हीन। श्रेष्ठ वेतन का मतलब जहां पर राज्य कर्मचारी के साथ उसके जो आश्रित है और उस पर निर्भर रहने वाले लोग हैं, उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति यदि उस वेतन से होती है तो वो वेतन श्रेष्ठ है। मध्यम वेतन राज्य कर्मचारी के आश्रितों की आवश्यकताओं की पूर्ति यदि उस वेतन से होती है तो मध्य वेतन। सम वेतन जहां पर राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की सिर्फ अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वो सम वेतन। और हीन वेतन का मतलब जहां पर राज्य कर्मचारी के सिर्फ स्वयं की आवश्यकता की पूर्ति होती है, वो हीन वेतन शुक्र ने कहा है। इसके अंतर्गत शुक्र ने राजा को ये परामर्श दिया है कि राज्य कर्मचारियों को इतना वेतन अवश्य मिलना चाहिए कि उसके आश्रितों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। यदि वेतन समुचित मात्रा में नहीं मिलता है राज्य कर्मचारियों को, तो वो वेतन के दूसरे उपायों की खोज की ओर अग्रसर रहेंगे। और वेतन के दूसरे उपायों की ओर खोज की ओर अग्रसर रहेंगे तो प्रशासन में भ्रष्टाचार की संभावना रहती है। इसलिए इतना वेतन अवश्य मिलना चाहिए कि कर्मचारी स्वयं और उसके ऊपर जो आश्रित व्यक्ति है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आराम से कर सके और वो उस वेतन से संतुष्ट रह सके। उस वेतन के आधार पर यदि राज्य कर्मचारी अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न करते हैं तो सुचारू रूप से संपन्न करने पर उसकी वेतन वृद्धि भी होनी चाहिए। साथ ही साथ शुक्र ने ये भी कहा है कि प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ वेतन वृद्धि की व्यवस्था राजा के द्वारा कर्मचारियों को अवश्य ही की जानी चाहिए, ताकि जो कर्मचारी है वो सुचारू रूप से अपना कार्य संपन्न कर सके। नेक्स्ट, पदोन्नति। पदोन्नति का भी स्पष्ट उल्लेख, वेतन वृद्धि का भी स्पष्ट उल्लेख, इसका पदोन्नति का भी स्पष्ट उल्लेख शुक्र नीति में हमें देखने को मिलता है। शुक्र ये कहता है कि यदि जो कर्मचारी है वो कर्मचारी अपने अनुभव के आधार पर अपने पद से ज्यादा अनुभव उसे प्राप्त हो जाता है और अपने पद से ऊपर के कार्यों को करने में वो सक्षम हो जाता है, तो ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति की व्यवस्था राजा के द्वारा की जानी चाहिए। तो पदोन्नति का लाभ भी समय समय पर कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है अधिलाभ और अनुतोष, जिसे हम आज की भाषा में बोनस या ग्रेच्युटी कह सकते हैं। शुक्र ने उस जमाने में भी राज्य कर्मचारियों के लिए बोनस की व्यवस्था अपनी शुक्र नीति सार के अंतर्गत की है। वो ये कहता है कि राजा के द्वारा अपने राज्य कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष
15 दिन का यानी कि एक पखवाड़े का वेतन राज्य कर्मचारियों को बोनस के रूप में दिया जाना चाहिए। और जिन कर्मचारियों को राज्य कार्य में 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष या अधिकतम जैसे 40 वर्ष की अवधि हो चुकी है, तो वेतन का 6th अंश, 8th अंश राजा के द्वारा काट कर उसे रखा जाना चाहिए। उसमें कुछ राजा के द्वारा भी उसमें कुछ मिलाया जाना चाहिए, ताकि एक मुश्त राशि के रूप में जब वो रिटायर हो या उसके 40 वर्ष कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उसको ग्रेजुइटी के रूप में प्रदान किए जाने चाहिए। इसका स्पष्ट उल्लेख भी हमें शुक्र नीति में देखने को मिलता है। इसके अलावा भविष्य निधि, पेंशन और पारिवारिक पेंशन, इसके बारे में भी उल्लेख शुक्र नीति में देखने को मिलता है। शुक्र ये कहते हैं कि वेतन का 6th अंश या 8th अंश के रूप में भविष्य निधि के रूप में जमा हो, ताकि वो राशि कर्मचारियों को वक्त आने पर प्रदान की जा सके। पेंशन का उल्लेख भी शुक्र नीति सार में देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत वो ये कहते हैं कि राज्य कर्मचारियों को सेवा के बाद उसके परिवार के भरण पोषण के लिए वेतन के आधे वेतन के रूप में पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए, और तब तक उसे पेंशन मिलनी चाहिए जब तक कि उसका जो पुत्र है वो सेवा करने या कार्य करने के योग्य नहीं हो जाए। इसके अंतर्गत पेंशन की व्यवस्था में शुक्र ने पत्नी और पुत्री के लिए भी, राज्य कर्मचारी की पत्नी और पुत्री के लिए भी पेंशन की व्यवस्थाओं का उल्लेख शुक्र नीति सार के अंतर्गत किया है। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि यदि किसी राज्य कर्मचारी की मृत्यु सेवा के दौरान हो जाती है, राज्य कर्मचारी की मृत्यु, तो उस मृत्यु के बाद यदि उसके पुत्र या उसकी संतान नाबालिग है, तो उसे तब तक वेतन पेंशन के रूप में दिया जाना चाहिए जब तक कि वो कार्य करने के योग्य नहीं हो जाए। और जब वो कार्य करने के योग्य हो जाए, तो कार्य करने के योग्य होने के बाद उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार कर्मचारी नियुक्त या अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए, और उसके आधार पर उसे वेतन प्रदान किया जाना चाहिए। पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था, ताकि परिवार का कार्य सुचारू रूप से चल सके, ये पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था भी शुक्र ने कहा है कि राजा के द्वारा की जानी चाहिए। यानी कि राज्य कर्मचारी अपने पारिवारिक दायित्वों की चिंता से मुक्त रहते हुए राज्य कार्य का सुचारू रूप से संपादन कर सके, इसकी व्यवस्था राजा के द्वारा अपने राज कर्मचारियों के लिए की जानी चाहिए। अवकाश का उल्लेख भी शुक्र नीति सार में देखने को मिलता है। शुक्र ये कहता है कि राजा को राज्य कर्मचारियों के लिए जो उत्सव है उसमें राज्य कर्मचारियों को अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए। जो उत्सव के दिन है उसमें राज्य कर्मचारियों को अवकाश दिया जाना चाहिए, उन्हें कार्य पर नहीं बुलाया जाना चाहिए। इसके अलावा श्राद्ध के दिनों में राज्य कर्मचारियों को बिल्कुल भी कार्यों पर नहीं बुलाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो अस्वस्थता की स्थिति है, शुक्र ये कहता है कि यदि किसी कर्मचारी को राज्य कार्य में 4 वर्ष का समय बीत चुका है और वह अस्वस्थ हो गया है, तो 7 दिन की अवधि के लिए यदि वह अस्वस्थ है तो उसे पूरा वेतन मिलना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी की अस्वस्थता बड़ी गंभीर है, 1 वर्ष की अवधि के लिए मान लो वो अस्वस्थ है या लगता है कि उसमें जो उसकी बीमारी है थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए चल सकती है, तो उसके लिए शुक्र ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि वो अपनी जगह अपना, अगर वो चाहे तो अपने किसी प्रतिनिधि को भी भेज सकता है। अस्वस्थता की स्थिति में आधे वेतन की व्यवस्था राजा के द्वारा की जानी चाहिए, और यदि उसे राजकीय सेवा में ज्यादा समय बीत गया है तो 3/4 वेतन की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। और यदि वो कम समय के लिए अस्वस्थ है तो उसे पूरा वेतन देने की व्यवस्था
शुक्र कहता है कि राज्य राजा के द्वारा की जानी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि समय समय पर जो उत्सव है, समारोह है, उसके लिए कर्मचारियों को व्यवस्था अवकाश दिया जाना चाहिए। और इसके अलावा यदि उनकी कोई अत्यावश्यक कार्य है तो उसके लिए भी अवकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। तो शुक्र नीति सार में हम देखते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था के जो कार्मिक है, जो कर्मचारी है, उनका सुव्यवस्थित अध्ययन हमें आज से सैकड़ों साल पहले भारतीय राजनीतिक चिंतन में देखने को मिलता है। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन की ये एक महान चिंतन का द्योतक अपन कह सकते हैं। धन्यवाद।